हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। तो पिछले वीडियो में हम सब ने जाना था राष्ट्रीय आय। तो आज हम जानेंगे राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं और उसके में क्या परिवर्तन किए गए, उसका क्या प्रभाव है। तो गणना में की 3 विधियां सर्वप्रमुख हैं, जिसमें पहली उत्पाद विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी व्यय विधि। तो इन सब के बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं क्या होती है उत्पाद विधि, मतलब प्रोडक्शन मेथड। तो किसी वस्तु या सेवा का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर जब उसे मूल्यवर्धन किया जाता है, उसके योग के बराबर उसे प्रोडक्शन मूल्य कहते हैं। प्रोडक्शन मेथड या राष्ट्रीय आय के लिए उत्पादन विधि का तरीका बोलते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मूल्यवर्धन का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत मूल्य और आगत मूल्य के अंतर के बराबर होता है। इसे हम कह सकते हैं मूल्यवर्धन। तो मूल्यवर्धन इज इक्वल टू निर्गत मूल्य माइनस आगत मूल्य। तो प्रोडक्शन मेथड मतलब उत्पाद विधि के अंतर्गत उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यवर्धन के योग के बराबर सकल मूल्यवर्धन को निकाला जाता है। इन सब का योग ही सकल मूल्यवर्धन कहलाता है, जिसे हम GVA कहते हैं। तो अब इसे आगे बढ़ते हैं। कह सकते हैं कि अंतिम वस्तु का निकालते हैं इसमें, अंतिम वस्तु, ताकि इससे दोहराव की समस्या उत्पन्न ना हो। तो हम दूसरा देखेंगे आय विधि। आय विधि, इस विधि के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के द्वारा कारकों को जो आय का प्राप्त होती है, उस आय का कुल योग आय विधि के द्वारा निकाला जाता है, जिसे हम आय विधि कहते हैं। तो प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में संसाधनों के 4 प्रकार के कारक निश्चित होते हैं और सभी को अपनी एक निश्चित आय होती है। तो संसाधन के 4 कारक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, निवेश या उद्यमशीलता। तो भूमि को किराया मिलेगा, श्रम के बदले पारिश्रम मिलेगा, पूंजी को ब्याज मिलेगा, उद्यमशीलता निवेशक या निवेश को लाभ प्राप्त होगा। तो यह कह सकते हैं कि जो मिश्रित आय होती है, यह अनिगमित व्यवसायों से प्राप्त आय होती है। इसके बाद तीसरा देखेंगे व्यय विधि। तो क्या होती है व्यय विधि? इस विधि के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में किए गए कुल व्यय को जोड़ दिया जाए, तो उसे हम व्यय विधि कहेंगे। तो व्यय हम देख लेंगे कौन कौन से व्यय होते हैं। निजी उपभोग व्यय, जिसे C कहेंगे, कंजम्पशन, निवेश व्यय जिसे I इन्वेस्टमेंट कहेंगे, सरकारी अंतिम उपभोग मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, तो G शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब है जितना निर्यात किया गया उसमें से आयात घटा दिया जाए तो शुद्ध निर्यात आ जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो राष्ट्रीय आय को C + G + I प्लस ब्रैकेट में X - M मतलब शुद्ध निर्यात। तो राष्ट्रीय आय को निजी उपयोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस शुद्ध निर्यात के बराबर मानते हैं। तो इस व्यय विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जो है अंतिम वस्तुओं में पुरानी वस्तुएं शामिल नहीं की जाती है। इसका कारण यह है कि जिससे दोहराव की समस्या उत्पन्न ना हो। दोहराव की समस्या से बचने के लिए सिर्फ अंतिम वस्तुओं के व्यय को शामिल किया जाता है। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। हम देखेंगे कुछ शब्दावलियाँ। तो शब्दावली में सबसे पहले देखेंगे रियल GDP। क्या होती है वास्तविक GDP? तो स्थिर मूल्यों पर जो GDP आधारित होती है उसे जो GDP आधारित होती है उसे हम रियल GDP कहते हैं, वर्तमान GDP कहते हैं, वास्तविक GDP कहते हैं। और स्थिर मूल्यों का तात्पर्य किसी आधार वर्ष से होता है। अब कोई भी आधार वर्ष जो ले लिया जाए, वर्तमान में हम लोगों का आधार वर्ष 2011-12 है। मौद्रिक GDP अब जानेंगे। तो मौद्रिक GDP की गणना चालू मूल्यों या वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो चालू मूल्य जो वर्तमान मूल्य, जैसे कि इस साल की GDP निकालनी है 2020 की, तो 2020 के चालू मूल्यों पर जो GDP निकाली जाएगी, जो मूल्यों पर मौद्रिक मूल्यों पर GDP निकाली जाएगी उसे कि मौद्रिक GDP कहेंगे। तो मौद्रिक GDP में बढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसमें 3 कारण प्रमुख हैं: उत्पादन में वृद्धि, कीमत में वृद्धि या फिर दोनों, उत्पादन और कीमत दोनों में वृद्धि। तो कह सकते हैं
कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि उत्पादन स्थिर रहने के बावजूद भी आ सकती है। अगर कीमतों में वृद्धि हो रही है तो मौद्रिक जीडीपी बढ़ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि उत्पादन में वृद्धि हो तभी मौद्रिक जीडीपी बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी होती है वह ज़्यादा अच्छी मानी जाती है बल्कि मौद्रिक जीडीपी से, क्योंकि मौद्रिक जीडीपी में कीमतों में वृद्धि भी जीडीपी में वृद्धि दर्शाती है। तो कह सकते हैं संसाधनों में सुधार और उनकी अच्छी गतिशीलता को दर्शाने के लिए वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे जीडीपी अपस्फीति, जीडीपी डिफ्लेटर। तो हमने जब राष्ट्रीय आय के पहले जब मौद्रिक स्फीति पढ़ा था तो मौद्रिक स्फीति की गणना के लिए एक टर्म आया था जीडीपी डिफ्लेटर, एक तरीका आया था जिसे हमने स्किप करते हुए बोला था कि हम जीडीपी के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो जीडीपी अपस्फीति, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो रियल जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के अनुपात को, मतलब चालू कीमतों पर जीडीपी जो मौद्रिक जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी जो रियल जीडीपी है, उसके अनुपात को जीडीपी अपस्फीति या जीडीपी डिफ्लेटर कहेंगे। यह दर्शाता है कि कीमत सूचकांक विधि की तुलना में मुद्रास्फीति की गणना किस प्रकार की जा सकती है। तो जीडीपी अपस्फीति यह संकेत करता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जीडीपी में कितना परिवर्तन हुआ है, अर्थात यह मुद्रा की गणना का माध्यम है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला था जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। तो इस विधि से मुद्रास्फीति गणना में सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, जबकि कीमत सूचकांक विधि में चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो बास्केट के रूप में शामिल होते हैं। लेकिन जीडीपी अपस्फीति में सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पर। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की सीमाएं। तो क्या होती हैं सीमाएं? तो राष्ट्रीय आय का आकलन समष्टिगत गतिविधियों को मापने के लिए आवश्यक है। देश में उपलब्ध संसाधनों के उचित आवंटन एवं प्रयोग के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, परंतु यह मानवीय विकास का सूचक नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सी कमियां इसमें हैं जो इसकी सीमाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। तो जीडीपी के स्तर में वृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो ऐसा संभव आवश्यक नहीं है, क्योंकि संसाधनों का वितरण समान रूप से न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता। अर्थात आर्थिक समृद्धि के बावजूद भी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सकती है या होगी कहा नहीं जा सकता। यह आवश्यक नहीं कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि के बाद आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि हो। दूसरा देख लेंगे क्या इसकी सीमा है। तो जीडीपी की संरचना हमेशा कल्याणकारी नहीं होती। कह सकते हैं कि यदि देश में सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि हो तो इससे आर्थिक समृद्धि तो बढ़ जाएगी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से जन कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। तीसरा हम देख लेंगे बाह्य प्रभाव। तो क्या होते हैं बाह्य प्रभाव? इसका अभिप्राय किसी आर्थिक क्रिया के अच्छे या बुरे प्रभाव से होता है। तो जो बिना कीमत अदा किए या बिना दंड के प्राप्त हो जाता है, या जो धनात्मक बाह्यता प्राप्त हो जाता है, जैसे धनात्मक बाह्यताएं एक व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्ति के लिए भी कल्याणकारी हो सकती हैं, कल्याण में वृद्धि कर सकती हैं, जबकि जो ऋणात्मक बाह्यताएं होती हैं वह पूरे समाज के लिए हानिकारक होती हैं। तो जीडीपी की गणना में बाह्यताओं को पूर्ण रूप से शामिल करना संभव नहीं है। आगे ये भी कह सकते हैं कि अल्प विकसित और विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है, जिसकी गणना राष्ट्रीय आय में करना संभव नहीं है। तो ये हमारी राष्ट्रीय आय की सीमाएं हो गई। तो अब हम देख लेंगे कि नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 4 पे। तो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या परिवर्तन किए गए तो उसको देखेंगे। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए हैं, जिसका उद्देश्य समग्र आंकड़ों की समीक्षा करना तथा व्यष्टिगत आंकड़ों को एकत्रित करके अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म स्थिति का आकलन करना होता है। गणना में यह परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो इसके लिए बहुत से परिवर्तन किए गए हैं, तो हम परिवर्तनों को एक एक करके देखेंगे। जैसे आधार वर्ष 2004 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया।
सांख्यिकी विभाग के अनुसार जीडीपी समृद्धि दर की गणना साधन लागत की बजाय बाजार मूल्य पर की जाए, ज़्यादा सही रहेगा। नई श्रृंखला में उद्योग के अनुसार जो पृथक पृथक आंकड़े मूल्य कीमतों पर जीईवी को एकत्रित किए जाएंगे, वह जीडीपी फॉर मार्केट प्राइस को अब न केवल जीडीपी ही कहा जाएगा। मतलब जो जीएवी की एकत्रित आंकड़े थे अब, और जो जीडीपी फॉर मार्केट प्राइस था, अब उसे केवल जीडीपी कहा जाएगा। और जीएवी की गणना साधन लागत के बजाय मूल्य कीमतों पर की जाएगी, जो उसकी मूल कीमतें होंगी। नई श्रृंखला के अनुसार हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक आर्थिक इकाइयों के आंकड़े प्राप्त किए जा सकेंगे। और नई श्रृंखला के अंतर्गत पशुधन उत्पाद के आंकड़ों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो देख लेंगे कि बेसिक प्राइस क्या होंगे। बेसिक प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, या फिर बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस उत्पादन शुल्क माइनस उत्पादन सब्सिडी। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस उत्पादन शुल्क माइनस उत्पादन सब्सिडी। तो इससे जुड़ा हुआ हम देख लेंगे मानव विकास रिपोर्ट क्या होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो मानव विकास का अर्थ सभी मानवीय विकल्पों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से है, मानवीय गतिविधियों से है, इनके विस्तार से है। एक व्यापक अवधारणा है मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन आदि को शामिल किया जाता है। तो मानवीय विकास के द्वारा अर्थव्यवस्था का समग्र विकास ही संभव है, क्योंकि श्रम उत्पादन का प्रमुख कारक है, जो श्रम मानव के रूप में उपलब्ध है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास के मापने के लिए UNDP द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है, जिसे 1990 में प्रारंभ किया गया था। इसकी खोज पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन द्वारा की गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट के अंतर्गत विभिन्न देशों में मानव विकास सूचकांक का मापन किया जाता है, जिसके लिए मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सूचकांक किसी भी देश में मानव विकास से संबंधित मूलभूत आयामों का मापन करते हैं। इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश को HDI का मान आवंटित किया जाता है। उसी आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। तो HDI का मान 0 से 1 के मध्य होता है। तो यह HDI के मान का किस तरीके से श्रेणियों में अंकन किया गया है उसे हम जानेंगे। तो जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं उनका HDI अंकन होगा 0.800 से 1.00 तक। मानव विकास जो मध्यम विकास वाले क्षेत्र देश होंगे उनका होगा 0.500 से 0.799 तक। जो निम्न विकास वाले देश होंगे उनका 0 से 0.499 तक। तो जो भारत हमारा देश है वह मध्यम विकास मानव विकास वाले देश की श्रेणियों में आता है। तो हम देख लेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखेंगे क्या होते हैं मानव विकास रिपोर्ट HDI के आयाम, किन किन आयामों पर HDI रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसके 3 आयाम है, जैसे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान, दूसरा जीवन स्तर। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के आधार पर, ज्ञान स्कूल में बिताए गए वर्ष और पढ़ाई के लिए संभावित वर्ष, जीवन स्तर क्या उसकी प्रति व्यक्ति आय है उस देश के लोगों की। तो मानव विकास सूचकांक द्वारा किसी भी देश में औसतन मानवीय विकास की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु इससे संबंध में व्यापक असमानताओं के आंकड़ों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो असमानताओं के आंकड़े हैं उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए मानव विकास रिपोर्ट ने 2010 के द्वारा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की गई है। तो यह सूचकांक देश में HDI के 3 आयामों के अंतर्गत व्याप्त असमानताओं की जानकारी देता है। यदि लोगों के मध्य तीनों आयामों से संबंधित कोई असमानता ना हो तो इसे IHDI का मान HDI के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मानव विकास रिपोर्ट में असमानताओं को भी शामिल किया गया, जिसे IHDI और HDI के मान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम
मिलते रहेंगे अगले नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अगला जो हमारा वीडियो होगा हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का होगा। अब हम लगभग इकोनॉमी को 30 से 35% तक कवर कर चुके हैं। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।